हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पे स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपसे करंट अफेयर्स के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज दिन भर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि एक संगठन और साथ ही एक राज्य का दर्शन हम आपको करवाएंगे इस करंट अफेयर्स की क्लास के माध्यम से। तो आइए आज की करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है? यह रिपोर्ट जो जारी की गई है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो गुजरात राज्य है। पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्पार्क कार्यक्रम की जो शुरुआत की है वो किसने किया है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है कार्यक्रम को। उसके बाद सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ऐसा जो राज्य घोषित किया गया है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारे यूटी का हिस्सा है, हमारे भारतीय देश का। उसके बाद देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी किसको माना गया है? तो वो इंदौर जो सिटी है एमपी का, उसको हम पहली डिजिटल एड्रेस सिटी के रूप में इसका हम किए हैं। उसके बाद हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है ये किसके द्वारा मेजबानी की गई है? तो ये रूस के द्वारा की गई है। सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी कि एनएलपी का शुभारंभ किया है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा जो है किसको किया गया है? वो है डॉक्टर स्वातिमल पीरामल जो है, उनको ऐसा सम्मान से नवाजा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो ऐसा लॉन्च करने वाला जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? द्विपक्षीय ऋणदाता का तात्पर्य यह है कि श्रीलंका ने अब तक किससे सबसे ज़्यादा ऋण लिया था? तो पहले जो सबसे ज़्यादा ऋण जिसका लिया था वो था चीन। अभी हाल फिलहाल में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने सबसे ज़्यादा ऋण द्विपक्षीय ऋणदाता में पहले सूची पर आ गया है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना? यानी कि जो तीसरा राज्य बना है वो झारखंड है और पहला और दूसरा राज्य बिहार और उड़ीसा को दिया गया है। उसके बाद कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी जो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अस्थाना कर दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व बांस यानी बम्बू दिवस है
वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन का आरक्षित किया गया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है जो महिला विधायकों के लिए एक दिन विधानमंडल में आरक्षित किया गया है? तो ऐसा करने वाला यूपी प्रदेश राज्य है। सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड फिक्स प्रतियोगिता भाला फेंक में भारतीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो पदक जीता है वो रजत पदक को जीता है। सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फेंड्री, सवन्ना, आशा, शिवली, शेषा और आशा। शेषा और आशा क्या है? तो ये चीतों के नाम हैं जो अभी हाल फिलहाल में नामीबिया जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की, वहाँ से हमारे देश में यानी कि भारत में चीतों को लाया जा रहा है। तो वही इसके सब नाम दिए गए हैं जो चीतों के नाम हैं। चर्चा में रहा नान मडोल क्या है? तो अभी जापान में तूफान आया है, तो इसी तूफान का नाम जो है वो नान मडोल नाम दिया गया है इसको। हाल ही में किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन जो मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो सम्मेलन हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान राज्य है, जहां 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया गया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो बिहार है। अभी हम लोग बिहार के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में डूरंड कप का 131वां जो संस्करण है वो किसने जीता है? तो कौन सी टीम ने जीता है? वो बेंगलुरु की टीम ने जीता है, मुंबई को हरा के। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंज नारायण टैग को पक्षी अभयारण्य के रूप में असूचित किया गया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। तो आज के प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होती। तो अब आइए हम आपको राज्यों का और संगठनों का हम दर्शन करवाते हैं। तो आइए जाने भारत के बिहार राज्य के बारे में। आज हम लोग किस राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं? इससे पहले हमने आपको तेलंगाना राज्य के बारे में बताया, फिर यूपी राज्य के बारे में बताया, फिर आज हम बिहार राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कड़ी में जो हम अभी राज्य आपको पढ़ा रहे हैं वो द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य हैं। द्विसदनीय व्यवस्था वाले जैसे 6 राज्य हैं, तो उनमें से 2 राज्यों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए आज हम तीसरे राज्य जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था बिहार में भी है उसको भी पढ़ते हैं। इसमें क्या मुख्य बातें हैं? तो भारतीय जो राज्य बिहार है, बिहार कर्म भूमि है। बिहार राज्य ने कई योद्धाओं, कई वीरों और कई मतलब यहाँ पे कई ऐसे लोग जन्मे हैं जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जिनको इनकी कर्म भूमि मानी जाती है। दुनिया को अहिंसा का पाठ इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद यह भूमि है बिहार की जहाँ से बौद्ध और जैन धर्म, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बौद्ध और जैन धर्म ने जन्म लिया। और यह जन्मभूमि है माता सीता, जो आप रामायण में जिसको पढ़ते हैं तो यहाँ माता सीता का भी जन्म हुआ था। और यह धरती है अजातशत्रु, इनके बारे में भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में। सम्राट अशोक, जिसका मगध साम्राज्य
भारत भर में फैला हुआ था, ये सब कहाँ से संबंधित है? ये बिहार राज्य से। जिसके स्तंभ के लिए गए जो सारनाथ का चित्र है, वो भी जो राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया, वो भी बिहार राज्य से संबंधित है। चाणक्य, जिन्होंने दुनिया को राजनीति और कूटनीति, चाणक्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये भी यहीं से संबंधित थे। और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत, वो भी बिहार के ही रहने वाले थे, जिनको हम शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं, वो भी बिहार राज्य से संबंधित थे। जिन्होंने विश्व को सर्जरी का ज्ञान दिया, सबसे पहले सर्जरी का ज्ञान किसके द्वारा दिया गया? तो सबसे पहले सर्जरी का ज्ञान बिहार राज्य के जो सुश्रुत थे उनके द्वारा दिया गया। अब आइए हम बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कौन क्या है। तो अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, और उसके बाद राज्यपाल फागू चौहान हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव हैं। राजभाषा क्या है यहाँ की? हिंदी है, और राजधानी क्या है? पटना है। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो 243 सीटें हैं, और विधान परिषद की जो सीटें हैं 75 हैं, और संसदीय क्षेत्र जो है, संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 16 सीटें और लोकसभा में कितनी? 40 सीटें हैं। सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, ये है आपका बिहार राज्य। यूपी से साझा कर रहा है अपनी बाउंड्री, और झारखंड से, ये झारखंड हुआ, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। बिहार के बारे में कुछ जानकारी, राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को, और जिलों की संख्या कितनी है इसमें? 38 है। साक्षरता कितनी है? 63.82% है, और लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार तो 918 है, यानी 1000 महिलाओं पे, 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच में बहती है, यानी कि जो गंगा नदी है आप देख रहे हैं, तो गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो राज्य के एकदम बीचों बीच बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक और गंडक, घाघरा उनकी सहायक नदियां हैं जो समतल मैदान में बहती हैं। सोन, पुनपुन, फाल्गु, अभी इसी पे रबर बांध बनाया गया है, इसी नदी पे। किलाऊ नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और जो कोसी नदी है इसी को बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। बिहार की शोक कहा जाता है। उत्तर में भूमि प्रायः सर्वथा उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं, धान है, गेहूं है, दलहन है, मक्का है, तिलहन, तंबाकू, सब्जी, केला, आम, लीची। अभी लीची जो है यहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है। जैसे कुछ फसलों की खेती बिहार राज्य में की जाती है। हाजीपुर का केला एवं मुजफ्फरपुर की लीची जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर के सूची के तहत इसको शामिल किया गया है। और बिहार राज्य में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसको भी देख सकते हैं। जो कंवल झीलें हैं ये बेगूसराय में है, दुआ कुंड सासाराम में है, सीता कुंड सीतामढ़ी में है, मुंचलिंडा झील जो है वो बोधगया में है, और घोड़ा कटोरा झील जो है वो कहाँ है? नालंदा में है। तो ये बिहार में महत्वपूर्ण कुछ झीलें हैं। उसके बाद बिहार राज्य में जो प्रमुख टैग दिए गए हैं जिन चीज़ों को, जैसे खिलाव खाजा जो है उसको दिया गया है, सिक्की घास को दिया गया है, सुजनी कढ़ाई को दिया गया, शाही लीची को दिया गया, मधुबनी जो पेंटिंग है ये भी बहुत मशहूर है, इसको भी दिया गया, कटारनी चावल जो है उसको भी दिया गया, और भागलपुर सिल्कस जो है उसको भी दिया गया, और मगही पान यानी जो बेताल है उसको भी जीआई टैग बिहार में दिया गया है।
जो जीआई टैग है वो 10 वर्षों के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, यानी कि 10 वर्षों तक इसका मान्य होता है। बिहार के त्यौहार जो छठ पूजा है, इसको बहुत हर्षोल्लास से बिहार के लोग मनाते हैं। लगभग सभी सभ्यताओं ने इस छठ पूजा में जो सूर्य देव की उपासना की जाती है, यानी पूजा की जाती है, लेकिन बिहार में इसका एक अनूठा स्वरूप आपको देखने को मिलता है। किसका? छठ पूजा का। प्रमुख पर्वों में छठ तो मनाया जाता है, साथ ही होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस को भी बिहार राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं? तो जैसे वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ये बिहार राज्य में है। बरेला झील, सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार में है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार राज्य में है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार राज्य में है। और विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार राज्य में हमारे अवस्थित है। बिहार में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची जो है, जैसे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है रोहतास में है, ये भी। और विष्णुपद जो मंदिर है वो गया में स्थित है। और महमूद शाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? भागलपुर में है। और हजारीमल धर्मशाला जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो है बोध गया में महाबोध परिसर मंदिर परिसर है। इसको कब शामिल किया? इसको 2002 में शामिल किया गया। और नालंदा महाविहार का पुरातात्विक जो स्थल है, इसको यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया। ये भी आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम जो संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है G7 के बारे में। G7 क्या है, G8 क्या है, या G20 क्या है, या ये सब एक दूसरे से कैसे लिंकेज हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी हम देखेंगे, और ये चर्चा में क्यों रहा उसको भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि G7 में जो देश हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। इसी में एक देश को जब शामिल किया गया 1997 में, रसिया को, तो इसी का नाम G8 कर दिया गया। लेकिन 2014 में इसकी बैठक होने वाली थी रूस में। तो लेकिन क्रीमिया संकट या क्रीमिया युद्ध के कारण रसिया को इस संगठन से बाहर कर दिया गया। तो अभी जो है, यानी कि जो G7 है अभी भी G7 है, लेकिन कुछ वर्षों के लिए रूस को इसमें शामिल किया गया था, तो इसी को G8 के नाम से जानते हैं। और G20 में इन्हीं सब देशों को मिला के G20 यानी तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। यानी कि अगर G7 में देखा जाए तो इंडिया हमारा इसका भाग नहीं है, और जबकि G20 का भाग देखा जाए तो G20 में हमारा इंडिया पार्टिसिपेट या उसका सदस्य है। तो आइए इनसे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो क्या है G7 समूह, उसके बारे में जानते हैं। तो G7 का जो समूह की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी, और इसी वर्ष इस समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। G7 प्रमुख औद्योगिक देश, जो भी देश हैं वहाँ पे उद्योग उनका एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इस समूह में वो देश शामिल है जो आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी या डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। यानी कि उनके लिए आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हो वहाँ पे, और डेवलपमेंट यानी विकास की बात हो।
इस सिद्धांत पर G7 देश चलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो हर साल यह समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है, यानी प्रतिवर्ष G7 का सम्मेलन या आयोजन किया जाता है। इसके दौरान मानव हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे कि बताया हमने, मानव अधिकारों से संबंधित या मानव अधिकार पर यह विशेष बल देता है। इस सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दे जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं, उन मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास G7 देशों के द्वारा किया जाता है। जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो इसमें दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट और उसके समाधान पर बात की गई। 1976 में इस ग्रुप में कनाडा जुड़ गया और यह G7 में तब्दील हो गया। तो G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यूरोपीय संघ जो है प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये देश के तरीके पे, यानी देश के परमानेंट देश नहीं माना जाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ में कुल कई देश हैं, तो केवल यूनाइटेड जो किंगडम है वही इसका सदस्य है। और वैश्विक हिस्से में G7 की क्या भागीदारी है? तो कुल आबादी का 10% और कुल GDP का 40% और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कितने परसेंट करते हैं? टोटल 21% करते हैं पूरे विश्व लेवल पे या वैश्विक स्तर पे। चर्चा में क्यों रहा यह सम्मेलन? अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा? यह हमारे परीक्षा के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो 48वां जो G शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया? 26 से 28 जून को कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। अध्यक्षता जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के द्वारा किया गया। थीम क्या है इसकी? तो इन्वेस्टिंग इन आ बेटर फ्यूचर है इसकी जो थीम है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जो भारतीय प्रधानमंत्री है, उनके भी द्वारा इस सम्मेलन में उनका भी प्रतिनिधित्व किया गया, इसलिए ये हमारे परीक्षा के लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है। और 47वां, जैसे एक साल पहले का और एक साल बाद का हमारे परीक्षा में संभावना रहती है कि उससे प्रश्न पूछने की। तो जो 47वां शिखर सम्मेलन था G7 का, वो कार्नवाल में यानी यूके में किया गया था, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में किया गया था। जो 49वां सम्मेलन होगा वो जापान में किया जाएगा। उसके बाद आमंत्रित अतिथि जो देश थे, यानी कौन कौन से देश इसमें और पार्टिसिपेट किए थे? तो G7 में जो देश हैं वो तो थे ही, उसके अलावा कुछ अन्य देशों को भी इसमें बुलाया गया। तो जैसे भारत के PM मोदी, इंडोनेशिया जो इस देश के प्रमुख हैं, कहीं पे प्रमुख राष्ट्रपति होता है तो कहीं प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो इसी बात उसके जो देश के प्रमुख हैं इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, सेनेगल हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, अर्जेंटीना हुआ और यूरोपीय संघ और यूक्रेन, इनके द्वारा जो आभासी रूप में, क्योंकि यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, तो आभासी रूप में ये उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। कई संगठन इसमें अपनी भूमिका भी थी इनकी, जैसे संयुक्त राष्ट्र हुआ यानी UN, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WB, वर्ल्ड बैंक और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, और IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड जो है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। G7 एवं G8 में अंतर क्या है? तो जैसे हमने पहले बताया, तो रूस के औपचारिक रूप में G7 समूह को शामिल होने के बाद पहला G8 शिखर सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया, यानी जब 1997 में G7 में रसिया को शामिल किया जाता है तो उसी को G8 के नाम से जानते हैं। और आखिरी जो शिखर सम्मेलन 2013 में आयोजित किया गया था और 2014 का शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन हालांकि क्रीमिया संकट यानी क्रीमिया में जो युद्ध चल रहा था
उसके कारण अन्य 7 देशों ने रूस के बिना बेल्जियम के ब्रुसेल्स में G7 शिखर सम्मेलन को एक रूप अलग बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया, यानी कि यहीं से रसिया को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 2017 में आधिकारिक रूप से G8 देशों ने अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि 2017 में आधिकारिक रूप से रसिया ने कहा कि अब हम G7 देशों से अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो जैसे कि आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। हमने आज आपको करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाई और जो बिहार राज्य के बारे में हमने बताया और एक संगठन G7 के बारे में बताया। यह हमारी क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।